हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न इंडियन लेक्चर सीरीज में डायरकी इन बंगाल या डुअल रूल इन बंगाल डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइम पीरियड 1765 से लेकर 1772 तक है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है ये डायर की, क्या मीनिंग है डायर की या डुअल रूल का, या बंगाल के अंदर दोहरा शासन, इसका मीनिंग क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1757 में बंगाल को कंपनी ने अक्वायर कर लिया था बैटल ऑफ प्लासी से। प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 में हुआ। फिर 1764 में हमने ये देखा था कि वापस से अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब निज़ामुद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को बक्सर के युद्ध में डिफीट कर दिया था। इन दो युद्धों के बाद ये बात तय हो गई थी कि अब कंपनी के पावर को चैलेंज करने वाली कोई और अथॉरिटी एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कंपनी ने बंगाल के रूल को, यानी बंगाल के गवर्नेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए एक नया तरीका अडॉप्ट किया, जिसे कि हम डायरकी के नाम से जानते हैं, डुअल रूल के नाम से भी जानते हैं। इसका मीनिंग है कंपनी अक्वायर्ड डी फैक्टो पावर। डी फैक्टो का मतलब रियल पावर, डी फैक्टो इज रियल पावर, वास्तविक शक्ति। कंपनी acquired de facto power in Bengal. However, the responsibility for the administration rested on the shoulders of Nawab. हमें पता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के निभाने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जहाँ पे कि जिम्मेदारियाँ नवाब की है और जो पावर है, रियल पावर, वो कंपनी के हाथों में है। यानी कंपनी ने दिखावे के तौर पर नवाब को एक फसाड की तरीके से यूज़ किया, मुखौटे की तरीके से यूज़ किया, जबकि सारी चीज़ें बैकडोर से कंपनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी चीज़ को हम डायर की या डुअल रूल या दोहरा शासन कहते हैं बंगाल में। इस इसका जो समय काल है, समय अवधि है, वो 1765 से लेके 1772 के बीच है। 1765 से इसकी शुरुआत होगी और 1772 में डायरकी को एंड करके बंगाल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा कंपनी के। इसको समझने के लिए हम जो कन्वेंशनली जो दो ब्रांचेज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो बंगाल में पहले से चलते आ रहे हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ा हो तो हमें पता है कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो अलग अलग प्रोविंसेस यानी सूबे या प्रांत में बटा हुआ था। उसमें बंगाल भी एक सूबा था और सूबे के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो पैरेलल ऑफिशियल होते थे। एक होता था जिसे हम निज़ामत फंक्शन के तहत जानते हैं और दूसरा दीवानी फंक्शन था। निज़ामत फंक्शन के अंदर मिलिट्री डिफेंस, सैन्य सुरक्षा, पुलिस प्रशासन और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्टर करना, ये निज़ामत फंक्शन के आता था। जबकि रेवेन्यू का इंचार्ज दीवान होता था और जो सिविल मैटर से रिलेटेड विवाद होते थे उसका निपटारा भी दीवान के न्यायालय द्वारा होता था। यानी इसे हम दीवानी कहते थे और ये फौजदारी था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। तो इस तरीके से यहाँ पे दो अलग अलग ऑफिशियल्स के बीच पावर को डिवाइड किया गया है, निज़ामत और दीवानी फंक्शन को, और हमेशा इनके बीच एक स्ट्रगल है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है वो ठीक तरीके से चले। ये चला आ रहा था मुगलों के समय से। अब कंपनी ने कैसे निज़ामत और दीवानी फंक्शन को अक्वायर किया, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें दो ट्रिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। जो पहली ट्रीटी है, फर्स्ट ट्रीटी, वो बंगाल के नवाब के साथ की गई और ये फरवरी 1765 में की गई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बंगाल का जो नवाब है मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसके बेटे नज़म उद्दौला को कंपनी ने नवाब स्वीकार कर लिया। नज़म उद्दौला बिकेम दी न्यू नवाब ऑफ बंगाल। कब? 1765 में। और उसके लिए उसे कंपनी की कुछ शर्तों को मानना था। क्या शर्तें थी नवाब बनने के? वो ये रहा, ही हैड टू सरेंडर
मिलिट्री डिफेंस, जो सैन्य सुरक्षा है, वो कंपनी के हाथ में चली जाएगी। साथ ही जो फॉरेन अफेयर्स ऑफ बंगाल, वो भी क्या है, अब पूरी तरीके से कंपनी के हाथों के द्वारा गवर्न किया जाएगा। यानी बंगाल को अपनी सैन्य सुरक्षा और जो दूसरे राज्यों के साथ संबंध करने का अधिकार है, अब उसे त्यागना था और ये काम अब कंपनी के द्वारा किया जाएगा। दूसरी तरफ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक डेप्यूटी सूबेदार को नियुक्त किया जाना था, और उसकी जो नियुक्ति है वो जिन नामों को अंग्रेज सजेस्ट करेंगे उन्हें ही नियुक्त किया जाना है, और उन्हें बगैर कंपनी के इजाज़त के नवाब नहीं हटा सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, जहाँ पे कि जो नवाब है वो सिर्फ एक दिखावे के लिए है, वो फसाड है, मुखौटा है, और जो वास्तविक शक्ति है वो कंपनी कंट्रोल कर रही है, निज़ामत ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से हमने देखा बंगाल का जो निज़ामत है वो बंगाल के नवाब के साथ जो समझौता हुआ वो कंपनी ने अक्वायर कर लिया उस समझौते के तहत। दूसरी ट्रीटी है वो है मुगल एम्परर के साथ, मुगल एम्परर शाह आलम टू। जैसा कि हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम भी उस अलायंस के अंदर हैं जिसे अंग्रेज डिफीट कर देते, और अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं और फिर से उन्होंने क्या है, मुगलों के साथ भी एक समझौता किया। इस समझौते में उन्होंने बंगाल की जो दीवानी राइट्स है वो मुगल से अक्वायर कर लिया, और बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों की जो कंबाइंड रेवेन्यू है, दीवानी राइट्स है, वो कंपनी ने मुगलों से अक्वायर कर लिया। बदले में कंपनी ने ये तय किया कि 26 लाख रुपए सालाना पेंशन वो मुगल एम्परर को देंगे, और इस तरीके से हमने देखा कि कंपनी ने दीवानी राइट्स को मुगलों से ले लिया। अब इस दीवानी राइट को वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी द कंपनी अपॉइंटेड 2 डेप्यूटी दीवान्स, कंपनी ने 2 डेप्यूटी दीवान्स की नियुक्ति की। एक है मोहम्मद रेजा खान जो बंगाल के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेंगे, और दूसरे हैं राजा शेतब रॉय जो बंगाल बिहार के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेंगे। और इस तरीके से जो कंपनी ने निज़ामत और दीवानी दोनों ही फंक्शन के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन वो डायरेक्टली ना करके इंडियन चेहरे को आगे कर कर वो ये एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, और इसे ही हम डुअल रूल या डायरकी कहते हैं। दस द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ निजामत एज वेल एज दीवानी was exercised through Indian agency, though the actual power rested with the कंपनी, वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में रही। फाइनली हम देखेंगे कि 1772 में इस सिस्टम को, डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया, और कंपनी के डायरेक्ट रूल के तहत क्या है, बंगाल को लेकर आएंगे, और यहाँ से क्या है, बंगाल के अंदर अब गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया जाएगा। फिर 1773 से देखेंगे कि गवर्नर जनरल काउंसिल बंगाल के गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार रहते। तो दोस्तों ये था डायरकी इन बंगाल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का। असल में इसी डायरकी सिस्टम से बंगाल से क्या है, प्लंडर यानी लूट शुरू होगी, और ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत यहीं से हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स।